सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को नमस्कार। आज हम रिसर्च मैथोडोलॉजी की सेकंड लेक्चर के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने अनुसंधान का अर्थ क्या है, अनुसंधान के प्रकार और अनुसंधान के महत्व के संदर्भ में प्रथम लेक्चर में बात कर ली थी। संबंधित जो प्रथम लेक्चर है उसमें उसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रेषित कर दी गई है, आप वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं। और सेकंड लेक्चर की भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रेषित कर दी जाएगी, आप उसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के अंतर्गत समान रूप से ये यूनिट लगभग उपयोगी है। और इसमें जो दूसरा हमारा लेक्चरर है अनुसंधान उपागम, रिसर्च अप्रोचेज। रिसर्च अप्रोच के अंतर्गत या अनुसंधान दृष्टिकोण कह दें या अनुसंधान उपागम कह दें, इसमें हमारे पास सिलेबस के अंतर्गत ये 4 बिंदु है। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अंतर्गत 4 बिंदु है। एक है डिडक्टिव अप्रोच, एक है इंडक्टिव अप्रोच, निगमनात्मक दृष्टिकोण और आगमनात्मक दृष्टिकोण। ये जो दृष्टिकोण है डिडक्टिव और इंडक्टिव, ये तर्क पर आधारित है। और दूसरा है प्रक्रिया पर आधारित। दूसरा जो दृष्टिकोण है ये प्रक्रिया पर आधारित है। यानी अपन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो 2 प्रकार के दृष्टिकोण की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये तर्क पर आधारित है और ये प्रक्रिया पर आधारित है। जो तर्क पर आधारित है पुनः इसमें 2 प्रकार हैं, एक डिडक्टिव है, एक इंडक्टिव है। और प्रक्रिया पर आधारित या बेस्ड ऑन प्रोसेस, इसमें मात्रात्मक दृष्टिकोण क्वांटिटेटिव अप्रोच और दूसरा है गुणात्मक अप्रोच क्वालिटेटिव अप्रोच। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, हम सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। सभी साथी ध्यान देवें, यह 4 बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है, इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है, क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है और क्वालिटेटिव अप्रोच क्या होती है। तो दोस्तों, तर्क पर आधारित सबसे पहले हम यह चर्चा करने जा रहे हैं डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच की बात करने जा रहे हैं। इसमें देखिए, एक जनरल रूप से अगर अपन देखें कि डिडक्टिव अप्रोच क्या है और इंडक्टिव अप्रोच क्या है, तो हम इसके अंतर्गत जो डिडक्टिव अप्रोच है, डिडक्टिव अप्रोच का मतलब यह है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर हम कार्य करते हैं। जब भी हम कोई शोध या अनुसंधान करते हैं तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल से पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें टॉप टू डाउन की अपन बात करते हैं। टॉप टू डाउन का मतलब यह है कि हमारे सामने सिद्धांत है, अब उस सिद्धांत का हम वेरिफिकेशन करते हैं, परिकल्पना करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन अवलोकन करते हैं, फिर उसकी पुष्टि करते हैं। तो इसमें देखिए, हमारा जो निगमनात्मक जो दृष्टिकोण है, डिडक्टिव जो अप्रोच है, इसके अंतर्गत हम टॉप टू डाउन चलते हैं, जबकि इंडक्टिव मेथड में हम बॉटम टू अप चलते हैं। हम बॉटम टू अप चलते हैं। तो यह मुख्य रूप से ये 3-4 बिंदु आपको ध्यान में रखना है। डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत अज्ञात से हम ज्ञात की ओर चलते हैं, अज्ञात से हम ज्ञात की ओर चलते हैं। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट तक, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ चलते हैं। मीन्स हम
सूक्ष्म से स्थल की ओर चलते हैं या अमूर्त से मूर्त की ओर चलते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अलग किया हुआ। कॉन्क्रीट का मतलब हमें क्या साबित करना है, हमें क्या प्रमाणित करना है। टॉप टू डाउन चलते हैं। तीसरी स्टेट टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर, यानी सिद्धांत पहले, फिर परिकल्पना करते हैं, फिर अवलोकन करते हैं और फिर हम उसकी पुष्टि करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं। तो यानी अपन यहाँ जो चलते हैं टॉप टू डाउन चलते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है रूल टू एग्जाम्पल, यानी नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण। पांचवा, अभी अपन बात कर रहे थे जनरल से सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर मतलब सिद्धांत से उसके पुष्टि की ओर। इसमें फाइनली ये ध्यान हृदय में सभी छात्र डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत, हम जो यहाँ देखते हैं डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि इसका जो मेन उद्देश्य है डिडक्टिव मेथड का, जो मौजूदा जो सिद्धांत है उसका परीक्षण करना होता है। जो मौजूदा जो सिद्धांत होता है उसका इसमें क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। यानी इसमें अगर अपन देखें तो सिद्धांत, कोई भी जो सिद्धांत दिया हुआ है या जो कोई भी नियम दिया हुआ है उसकी हम पुष्टि करते हैं, उसको वर्तमान तथ्यों को देखते हुए ये निष्कर्ष करते हैं कि वो सही है या गलत है। सिद्धांत के बाद हम डायरेक्ट आते हैं परिकल्पना। किस पे आते हैं अपन, परिकल्पना। और परिकल्पना के बाद हम परिकल्पना के बाद फिर किसके ऊपर आ रहे हैं, जस्ट जो परिकल्पना है उसके बाद उसका अपन अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और अवलोकन के बाद हम उस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं। तभी तो देखिए ये सिद्धांत और सिद्धांत से हम डायरेक्ट किस पे आ गए, हाइपोथेसिस पे आ गए। सिद्धांत से अपन किस पे आ गए, हाइपोथेसिस पे आ गए, फिर अवलोकन किया, फिर पुष्टि की। इसलिए अपन क्या, टॉप टू डाउन, यानी सिद्धांत का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। रूल टू एग्जाम्पल, नियम से अपन उदाहरण। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य यानी जो नियम थे पर्टिकुलर एक विशेष की तरफ अपन यहाँ पर चल रहे हैं। तो डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत मुख्य रूप से जो उद्देश्य है, मौजूदा सिद्धांत है उसका हम परीक्षण करते हैं। मौजूदा जो सिद्धांत है उसका अपन परीक्षण कर रहे हैं कि सिद्धांत वर्तमान के संदर्भ में सही है या नहीं है। इसमें अगर देखिए अपन अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें, डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है। हमने छात्रों को बोल दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक नियम है, लेकिन हम इसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं, इसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो जब हम पुष्टि करेंगे तो हम ट्रायंगल को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये त्रिभुज है, अब ये त्रिभुज है, ये एंगल 60 डिग्री का, ये 60 का, मतलब 180 डिग्री होंगे। तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। या अपन मान लीजिए ट्रायंगल ये बना दिया। अब इस केस में ये 90 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। इसका मतलब भी ये क्या हो गया? तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। या नेक्स्ट अगला अगर अपन केस लें, स्थिति इस तरह से है, मीन्स एक तरह से ये 90 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। इनको भी अगर अपन योग करते हैं तो क्या हो गया? तीनों ही कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। कहने का मतलब हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक सिद्धांत था और उसकी हमने पुष्टि कर दी, ये कंफर्मेशन कर दिया कि बिल्कुल ये सही है। तो एक तरह से यहाँ क्या रहा कि हम यह बात कर रहे हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रहे हैं अपन। यहाँ अपन टॉप टू डाउन चल रहे हैं, सिद्धांत और सिद्धांत के बाद में परिकल्पना। देखिए परिकल्पना का मतलब होता है संभावित समस्या का समाधान करना, समस्या का संभावित समाधान करना। कोई भी जो समस्या है उसका संभावित समाधान करना हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहलाती है। यहाँ मैं डिडक्टिव मेथड का देखिए, एक त्रिभुज के अलावा अपन ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत कि इसके विपरीत निमगन विधि में जैसे बालक जो होते हैं, जो छात्र होते हैं, को नियम पहले ही बता दिए जाते हैं। छात्रों को नियम मतलब उनको अपन ने सिद्धांत पहले बता दिया। अब यह है कि उन्हें रटकर प्रश्नों को हल करते हैं छात्र और देखते हैं कि उनका उत्तर ठीक है या नहीं है। इस प्रकार वे बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग करके उनकी पुष्टि कर लेते हैं, ये डिडक्टिव का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए जैसे मैंने बताया, क्या बताया कि छात्रों को मैंने क्लास में ये बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब बालकों ने क्या किया कि उसको रट लिया कि ठीक है ये नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और उस बात की वो पुष्टि भी कर लेते हैं जैसे मैंने ये पुष्टि की है। तो कहने का मतलब ये है कि डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत अपन चलते हैं, सिद्धांत से चलते हैं, फिर सिद्धांत के बाद अपन परिकल्पना करते हैं, फिर उसका ऑब्जर्वेशन अवलोकन करते हैं, फिर उसका कंफर्मेशन यानी उसकी पुष्टि करते हैं। तो इसमें देखिए अपन डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत जो बात कर रहे हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर चल रहे हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर चल रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ यानी अमूर्त से मूर्त की तरफ चलते हैं, अमूर्त से मूर्त की तरफ चलते हैं, या इसी को अपन कहते हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर टॉप टू डाउन चलते हैं, नियम से उदाहरण की तरफ चल रहे हैं यानी सिद्धांत से लेके अपन उदाहरण की तरफ चल रहे हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की ओर चलते हैं। तो फाइनली अपन यूँ कह सकते हैं कि जो निगनात्मक जो अप्रोच है, जो उपागम है अनुसंधान की, उसका मुख्य उद्देश्य सिद्धांत का परीक्षण करना है। हमने सिद्धांत का परीक्षण किया है डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत, मुख्य रूप से हमने सिद्धांत का क्या किया है? परीक्षण किया है। अब यदि हम आगे बात करें, जैसे इंडक्टिव मेथड की अगर बात करें, देखिए जैसे अभी ये इंडक्टिव मेथड है यानी बॉटम टू अप, अपन नीचे से ऊपर चल रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं।
इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत इस इंडक्टिव मेथड का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिद्धांत और नियमों को विकसित करना है। यहाँ देखिए, हमने कोई भी आंकड़े एकत्रित किए, उनका ऑब्जर्वेशन किया, उनका नमूना लिया और टेंटेटिव हाइपोथेसिस की, और उसके बाद उसको किस में बदल दिया, सिद्धांत में बदल दिया। यानी हम बॉटम से अप, बॉटम से या अप की ओर चल रहे हैं, किसमें, इंडक्टिव मेथड में। इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत मुख्य रूप से हम किसी भी नियम या सिद्धांत का इसमें प्रतिपादन करते हैं। इंडक्टिव मेथड की जो मुख्य विशेषता है वो ये है, जैसे अपन यहाँ यूँ कह सकते हैं एक तरह से इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत कि ज्ञात से हम अज्ञात की ओर चलते हैं, या कॉन्क्रीट से अपन एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं, मूर्त से या अमूर्त की ओर चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, बॉटम से ऊपर चल रहे हैं, नीचे से अपन ऊपर चल रहे हैं। जैसे नीचे यानी ऑब्जर्वेशन किया, आंकड़ों का अपने ऑब्जर्वेशन किया, फिर पैटर्न नमूना लिया, फिर अपन ने टेंटेटिव हाइपोथेसिस की, और फिर हमने नियम प्रतिपादित कर दिए। तो एक तरह से यहाँ हम सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत। इसमें अपन उदाहरण से नियम बना रहे हैं, उदाहरण से नियमों की तरफ चल रहे हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। एक तरह से अपन कहाँ चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलते हैं। जैसे मैं आपको एक इस इंडक्टिव मेथड का एक बहुत ही अच्छा दोस्तों आपको एग्जांपल दूं, कि जैसे कोई बच्चा है, वो हरे रंग की एप्पल खाता है, और एप्पल खाने पर वो एप्पल उसको क्या करती है, वो खट्टी लगती है। दूसरे दिन फिर वो उस हरे रंग की एप्पल को टेस्ट करता है, और टेस्ट करने पर ये पाता है कि वो भी कैसी है, खट्टी है। फिर कभी वो उस हरे रंग की एप्पल को खाता है तो भी वो खट्टी है। तो सभी विद्यार्थी इस इंडक्टिव विधि के द्वारा उदाहरणों से सीख जाता है कि हरे रंग के एप्पल खट्टे होते हैं। एक जनरल विचारधारा क्या हो गई कि हरे रंग के जो एप्पल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो खट्टे होते हैं। फिर जब वह हरे रंग का सेब देखता है तो बिना खाए कह देता है कि हरे रंग के एप्पल खट्टे होते हैं। मतलब जो ज्ञान इस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, आगमन विधि द्वारा प्राप्त होता है। यानी अब वो एक तरह से दूसरे शब्दों में अपन यूँ कह दें कि वास्तव में ज्ञात से अपन अज्ञात की तरफ चले हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चले हैं, नीचे से अपन ऊपर की ओर चले हैं, उदाहरण से अपन नियमों की तरफ चले हैं, विशिष्ट से अपन यहाँ पर सामान्य की तरफ चलते हैं इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत। इसी प्रकार से देखिए, अभी जो एग्जाम्पल टू रूल यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं, इसको देखिए, अज्ञात से ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका जस्ट उल्टा है, मूर्त से अमूर्त की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, उदाहरण से नियमों की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल से नियम कैसे, एग्जाम्पल मैं आपको ये बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए आप, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो देखिए, ये इधर सभी विषम संख्या है,
और इधर भी विषम संख्या है। अब ये नियम क्या बन जाएगा कि आप किसी भी विषम संख्या का वर्ग करते हो तो उसका जो गुणनफल आता है वो विषम ही आता है। जैसे 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 यानी विषम, 5 का वर्ग 25 विषम, 9 का वर्ग 81 इसका विषम। तो यहाँ ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है, और उदाहरण से क्या बन रहे हैं? नियम बन रहे हैं, मीन्स सिद्धांत बन रहे हैं। इंडक्टिव मेथड का ये एक बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण है कि यहां एग्जाम्पल टू रूल, क्योंकि ये एग्जाम्पल है और ये नियम बन गए और ये सिद्धांत बन रहे हैं यहां। इसीलिए तो अपन जो इंडक्टिव मेथड है, इस इंडक्टिव मेथड में हम बॉटम टू अप चल रहे हैं। मतलब हम जो तथ्य हैं उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, और अवलोकन के बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। नमूना के बाद हम टेंटेटिव हाइपोथेसिस करते हैं, अस्थायी परिकल्पना, टेंटेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं, और फिर इससे सिद्धांत या नियम बनाए जाते हैं। यानी अपन या नीचे से ऊपर चल रहे हैं इस तरह से। तो देखिए, कहने का मतलब मेरा यह है कि जो इंडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव मेथड में अभी जो मैं बात कर रहा था कि एक बच्चा हरे रंग का एप्पल खाता है, दूसरे दिन भी खाता है, फिर जब वो नहीं खाता तो भी वो दूर से कह देता है ये खट्टे होते हैं। तो ये एक इंडक्टिव मेथड है। इसी प्रकार से कुछ दिनों पहले सूर्य उदय हुआ और लास्ट कल भी हुआ और आज भी हुआ। इससे ये नियम निकलता है कि कल भी सूर्योदय होगा, आने वाले कल भी सूर्योदय होगा। सूर्य अनेक शताब्दियों से उदय होता आया है, अनेक शताब्दियों से उदय होता आया है, अतः आने वाले समय में भी इस प्रकार से ही उदय होता रहेगा। इस प्रकार के नियम मनुष्य अपने अनुभव के द्वारा सीखता है या अनुभव के द्वारा बनाता है। इस प्रकार के जो सिद्धांत और नियम हैं वो अपने अनुभव के द्वारा बनाता है कि सूर्योदय सदैव होता है, सदैव प्रातःकाल होता है। इसी प्रकार से अपन इंडक्टिव मेथड का एक मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि कागज का एक टुकड़ा हमने ऊपर आकाश में फेंका और वो भूमि पर वापस गिर पड़ा। हमने ईंट या पत्थर का टुकड़ा ऊपर की ओर फेंका, पुनः वो पृथ्वी तल पर गिर गया। अतः आने वाले समय में अपन यूँ कह सकते हैं कि अपन कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आके गिरती है, या स्पष्ट में अपन यूँ कहें कि कोई भी वस्तु यदि अपन ऊपर फेंकते हैं तो सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इसका मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियम या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत है वो यहाँ काम कर रहा है। ये इंडक्टिव मेथड है। अब ये इंडक्टिव मेथड मतलब अपन नीचे से ऊपर चल रहे हैं, अपन जो तथ्य हैं उन्हीं को अपन वेरीफाई कर रहे हैं,
फिर अपन अस्थायी परिकल्पना कर रहे हैं, फिर फाइनल सिद्धांत को अपन क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ अपन दो तरह से डिडक्टिव अप्रोच और इंडक्टिव अप्रोच इन दोनों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जिसमें अगर अपन देखते हैं तो जो डिडक्टिव मेथड है, पहले सिद्धांत, फिर सिद्धांत के बाद परिकल्पना, परिकल्पना के बाद अवलोकन, अवलोकन के बाद पुष्टि कन्फर्मेशन किया जाता है। इसे कहते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर, इसे कहते हैं अमूर्त से मूर्त की ओर, इसे कहते हैं टॉप से डाउन, इसे कहते हैं नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण, रूल टू एग्जाम्पल। मीन्स जैसे अभी मैंने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इसे कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। दूसरी तरफ इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत हम नीचे से, बॉटम से ऊपर की ओर चलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, यानी जो अवलोकन करते हैं तथ्यों का, और फिर नमूना, फिर टेंटेटिव हाइपोथेसिस, और फिर सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। यानी इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत अपन ज्ञात से अज्ञात की ओर चल रहे हैं, अपन मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियमों की ओर चलते हैं, विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं। तो फाइनली देखिए, डिडक्टिव और जो इंडक्टिव मेथड है दोस्तों, आपको यहाँ एक ही बात मैं फाइनल कहना चाहूँगा कि इन दोनों के बीच जो मुख्य रूप से जो अंतर यह है कि इंडक्टिव जो मेथड है या आगमनात्मक जो विधि है या आगमनात्मक जो उपागम है, इसका उद्देश्य सिद्धांत या नियमों को विकसित करना है, जबकि डिडक्टिव उपागम के अंतर्गत या निगमनात्मक उपागम के अंतर्गत हम जो दिए गए जो सिद्धांत है उसका अपन क्या करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। तो देखिए, आप मेरे ख्याल से इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने बता दिया है, और इसके मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए। नेक्स्ट, जो अपन अभी पहले अपन जो बात कर रहे थे, एक तरह से वो लॉजिकल बेस्ड था, तर्क पर आधारित उपागम के प्रकार थे। अभी देखिए, ये मात्रात्मक उपागम और गुणात्मक उपागम या दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, ये दोनों के दोनों जो उपागम हैं ये प्रक्रिया पर आधारित उपागम है, बेस्ड ऑन प्रोसेस। ये प्रक्रिया पर आधारित उपागम, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच और क्वालिटेटिव अप्रोच। दो प्रकार की यहाँ पर अप्रोच है, मात्रात्मक और दूसरी है गुणात्मक। बहुत ही सहज और सरल शब्दों में बता दूं कि यहाँ जो शोध किया जाता है वो संख्यात्मक रूप में किया जाता है। संख्यात्मक रूप में, जैसे अभी अपन बात करें कि कोविड-19 के बाद भारत की जनगणना सन 2021 की नहीं हो पाई, लेकिन यदि हम ये कहें कि आने वाले समय में भारत की जनसंख्या दुगनी कब तक हो जाएगी, तो एक तरह से हमारे पास तथ्य निकल कर आ सकता है कि सन 2047 तक भारत की जनसंख्या लगभग डबल हो जाएगी। मीन्स हम संख्याओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम यहाँ गणितीय विधियों का उपयोग करते हैं, या एक तरह से मुख्य रूप से यहाँ हम मात्राओं के आधार पर मैथमेटिकल या गणितीय विधियों का प्रयोग इस दृष्टिकोण के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? मात्रात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत करते हैं। कहने का मतलब यहाँ आंकड़े शामिल होते हैं, जिसको हम औपचारिक रूप से उनका एनालिसिस करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, और
अनुसंधान के रूप में उसको उपयोग में लाते हैं। यहाँ देखिए, यदि हम मात्रात्मक आंकड़ों को अगर वर्गीकृत करें तो हम इनको 3 रूपों में अपन यहाँ पर डिवाइडेड करते हैं। ये 3 प्रकार के हमारे पास मात्रात्मक के उपागम के क्लासिफिकेशन है। एक है अनुमानिक उपागम, अनुमानिक उपागम, दूसरा है प्रयोगात्मक उपागम या प्रायोगिक उपागम, प्रायोगिक उपागम, और तीसरा है इसमें जो तीसरा है एक तरह से कृत्रिम होता है, वो अनुकरण उपागम। अनुकरण उपागम, ये जो तीनों ही है वो मात्रात्मक उपागम के प्रकार है। ये तीनों अनुमानिक का मतलब ये है मैं कि जैसे भारत की जनसंख्या डबल कब हो जाएगी या विश्व की जनसंख्या डबल दोगुनी कब हो जाएगी, इस तरह से अपन बात करते हैं। प्रायोगिक उपागम का मतलब ये है कि जो अपन शोध कर रहे हैं उस पर आपका क्या नियंत्रण है, जो तथ्य हैं मतलब जो चर और वो जो अचर जो तथ्य हैं वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, उनका वास्तव में प्रयोग करके अपन कह सकते हैं कि कौन सा तथ्य किसको कैसे प्रभावित कर रहा है। जैसे किसी स्थान विशेष की मृदा वहाँ की उत्पादकता को प्रभावित करती है। यदि मृदा उपजाऊ होती है तो उत्पादन अधिक होगा, यदि मृदा उपजाऊ नहीं है तो उत्पादन कम होगा। मतलब यहाँ जो चर फैक्टर जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब उत्पादकता वहाँ की उससे इफेक्ट हो रही है, ये हम वास्तविक रूप से उस फील्ड में जाकर के प्रयोग कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रायोगिक उपागम। नेक्स्ट है अनुकरण उपागम। अनुकरण उपागम का मतलब है कृत्रिम वातावरण के द्वारा, कृत्रिम वातावरण के द्वारा हम जो नए निर्माण करते हैं, नए जो मॉडल तैयार करते हैं। जैसे एक तरह से अपन यूँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर की सहायता से हम एक बैठे बैठे एक कल्पना करके और एक कोई मॉडल तैयार कर लें तो वो अनुकरण दृष्टिकोण होता है। वास्तविक रूप से उसकी स्थिति अलग होती है, लेकिन हम दिए गए तथ्यों को कंप्यूटर में फीड करके एक अलग अलग मॉडल तैयार किए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मात्रात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत अनुमानिक उपागम होता है, प्रायोगिक उपागम होता है और अनुकरण उपागम होता है। इसमें आंकड़ों का विश्लेषण संख्यात्मक रूप में होता है। दूसरा है गुणात्मक दृष्टिकोण, क्वालिटेटिव अप्रोच। ये जो क्वालिटेटिव अप्रोच का मतलब है कि यहाँ गुणों की बात की जाती है। इस अनुसंधान के अंतर्गत व्यक्ति के गुणों की बात की जाती है, उसके विचारों की बात की जाती है, उसके व्यवहार की बात की जाती है। या अपन यूँ कहें कि मुख्य रूप से हम इस शोध को समझने के लिए बिहेवियर की बात करेंगे, एटीट्यूड की बात करेंगे, बिलीफ की बात करेंगे, ओपिनियन की बात करेंगे। तो देखिए, हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को मात्रात्मक रूप में मेजरमेंट नहीं कर सकते, किन्हीं व्यक्तियों के ओपिनियन को हम मात्रात्मक रूप में मेजरमेंट नहीं कर सकते या उसके व्यवहार को नहीं कर सकते। तो जहाँ केवल गुणों का मेजरमेंट करना हो, व्यवहार का मेजरमेंट करना हो, लोगों के मत या विचार इनका मापन करना हो, तो दोस्तों उसमें गुणात्मक उपागम प्रयुक्त किया जाता है। वहाँ पर हम गुणात्मक अप्रोच को हम वहाँ शामिल करते हैं। अब इस गुणात्मक अप्रोच ज्ञात करने की अगर विधियों की बात करें तो देखिए, यहाँ हम देखते हैं या तो इंटरव्यू के द्वारा,
या तो हम इंटरव्यू के दौरान हम किन्हीं लोगों के विचार को समझ सकते हैं कि वहाँ के सकारात्मक है या नकारात्मक है, या ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण करते हैं, या फिर हम वहाँ पर मुख्य रूप से फोकस ग्रुप इंटरव्यू होते हैं, फोकस समूह साक्षात्कार, उसके माध्यम से भी उनका मेजरमेंट करते हैं। फोकस समूह साक्षात्कार, इसका मतलब होता है कि बड़े बड़े समूह होते हैं और उनमें हम मालूम कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट सही है, गलत है। सब लोगों की अलग अलग विचारधाराएं वहाँ पर आती है और उस पर फिर हम एक तरह से निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि लोगों की उस प्रोडक्ट के प्रति सकारात्मक सोच है या नकारात्मक सोच है या एवरेज है, उसकी स्थितियाँ क्या होती है। उन सबको इस तरह से दोस्तों अपन मालूम करते हैं। तो देखिए, एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ प्रोसेस के आधार पर अपन ने दो प्रकार के उपागम की बात की है, मात्रात्मक उपागम और गुणात्मक उपागम। मात्रात्मक और गुणात्मक उपागम के बारे में बात की है। तो देखिए, एक तरह से मात्रात्मक उपागम और गुणात्मक उपागम, मात्रात्मक में केवल हम गणितीय विधियों का उपयोग करते हैं, जबकि गुणात्मक में हम गणितीय विधियों का उपयोग नहीं कर सकते। अपन गुणों के बारे में एक तरह से उनके व्यवहार में उनके ओपिनियन को हम मात्रा के आधार पर माप नहीं सकते। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारे इस ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, जिसमें केवल अनुसंधान के जो उपागम है, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, गुणात्मक और मात्रात्मक, ये बहुत ही सिंपल 4 बिंदु थे। अब मैं चर्चा करूँगा कि यहाँ से संभावित प्रश्न किस प्रकार हो सकते हैं। देखिए, संभावित प्रश्न इस तरह से हो सकते हैं। निगमन, डिडक्टिव मेथड का एक गुण क्या है। अब ये उदाहरण से नियम तक, सामान्य से विशिष्ट तक, अज्ञात से ज्ञात तक, मूर्त से अमूर्त तक, ऐसे प्रश्न देखिए दोस्तों कई परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे भी गए और पूछे भी जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ऐसे प्रश्नों पर हमें चर्चा भी कर लेनी चाहिए कि तरीका क्या है। तो इसमें क्या हो गया, सामान्य से विशिष्ट तक, यानी जनरल से स्पेसिफिक। अभी जो बताया उसी तरह से करते हुए चलेंगे अपन। राइट आंसर कर लें 2। नेक्स्ट, निम्न में से गणित पढ़ाने के लिए डिडक्टिव विधि का लक्षण नहीं है। डिडक्टिव विधि का लक्षण नहीं है। अब डिडक्टिव विधि का लक्षण नहीं है, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। तो हम इसमें नहीं है। छात्रों शिक्षक दोनों का समय और शक्ति बचती है, बिल्कुल सही है। ये तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है। इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है, बिल्कुल सही है। इस विधि में अधिगमकर्ता नियम फॉर्मूले को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। इसका मतलब ये नहीं है, डिडक्टिव मेथड के अंतर्गत ये नहीं आता। बाकी ये सभी डिडक्टिव मेथड के एक तरह से क्या है, एग्जाम्पल है। ये सभी इनके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, छात्रों को कोणों का एक उदाहरण दिया जाएगा और उसके बाद परिभाषा सीखेंगे और कोणों के उदाहरण खोजेंगे। उदाहरण में किस विधि का अनुसरण किया गया है, मतलब कौन सी विधि का यहाँ पर अनुसरण किया गया है। तो देखिए, यहाँ अभी अपन बात कर ही रहे थे इंडक्टिव मेथड। किसका, इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट, तार्किक, लॉजिकल के एक रूप में जिसमें एक सामान्य नियम या सिद्धांत विशेष वस्तु या विशिष्ट प्रक्रियाओं में से व्युत्पन्न होता है। अभी आ गई ना बात, ये तार्किक आधार पर।
भाई तार्किक आधार पर अपने दो उपागम की बात की है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। अब इसमें ये दिया है कि सिद्धांत विशेष वस्तु या विशिष्ट प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है, तो आंसर क्या आ गया? इंडक्टिव मेथड। तो इसमें ऐसे प्रश्न संभावित हो सकते हैं, इससे चैप्टर से ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। तो मैं आप सब छात्रों को एक बार पुनः दोस्तों यहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव, इनको आप एक साथ ही देख लें। डिडक्टिव अज्ञात से ज्ञात की ओर, इंडक्टिव ज्ञात से अज्ञात की ओर। इधर डिडक्टिव में अमूर्त से मूर्त की ओर और ये मूर्त से अमूर्त की ओर। इधर ये टॉप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे, सिद्धांत से नीचे अवलोकन और पुष्टि तक आता है। और इंडक्टिव मेथड नीचे से ऊपर यानी पुष्टि से वापस सिद्धांत की ओर जा रहा है। इधर रूल टू एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण, और ये उदाहरण से नियम की ओर। इधर जनरल से स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहा है। मीन्स इसमें एक तरह से अपन यूँ कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव मेथड है इसमें पुष्टि, जिस बात के अपन ने कंफर्मेशन, मतलब नीचे से ये ऊपर चल रहा है, ये वापस क्या चल रहा है? नीचे से ऊपर चल रहा है। अब नीचे से ऊपर चलेगा तो एक तरह से अपन यूँ कह सकते हैं कि जो तथ्य थे उनकी पुष्टि की या उनका अवलोकन किया, फिर जो भी नमूने की स्थिति बनी, पैटर्न क्या रहा? टेंटेटिव हाइपोथेसिस, अस्थायी परिकल्पना, और फिर अस्थायी परिकल्पना से किसमें गए अपन? सिद्धांत में। ये इंडक्टिव मेथड, इसलिए इसको बॉटम टू अप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बॉटम टू अप। जैसे अपन इसको और देख सकते हो आप। इंडक्टिव में ऑब्जर्वेशन से पैटर्न, पैटर्न से टेंटेटिव हाइपोथेसिस, और फिर थ्योरी, और इसका उल्टा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। फाइनली देखिए आप यहाँ जो बेसिक रूप से इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में यहाँ जो आप देख रहे हो, इंडक्टिव मेथड का या इंडक्टिव जो उपागम है, इसका जो उद्देश्य है वो सिद्धांत और नियमों को विकसित करना है। जबकि जो डिडक्टिव मेथड है उसका उद्देश्य सिद्धांत का परीक्षण करना है। डिडक्टिव मेथड का सिद्धांत का क्या करना है? परीक्षण करना है। और जो इंडक्टिव मेथड है उसका उद्देश्य सिद्धांतों को विकसित करना है। कैसे संभावित प्रश्न हो सकते हैं उन पर दोस्तों अपन ने चर्चा कर ली है, और अतिशीघ्र लेक्चर नंबर 3 हम कल करेंगे। ये चैप्टर पूरा होता है। सभी साथियों को धन्यवाद। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आप सभी छात्र हमारे डिवीजन ज्योग्राफी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और मैं आशा करता हूँ कि तमाम सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।